हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे सुसाइड पे। एक ऐसा टॉपिक जिसपे हर किसी को बात करनी जरूरी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है, जिसपे चर्चा करनी आवश्यकता है, जिसकी मेंटल स्टेट को समझना बहुत आवश्यक है, जिसके निदान करने, जिसके सॉल्यूशन बहुत आवश्यक है। एक रिसेंटली केस हुआ मेरे साथ, बीइंग एजुकेटर, बीइंग ए टीचर। ये एक मेरा खुद की एक स्टोरी जो मेरे साथ में हुई, जो इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक बच्चा जिसकी एडमिशन काउंसलिंग मैंने खुद की थी, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जिस बच्चे को मतलब मुझे आभास भी नहीं था, एहसास भी नहीं था कि ऐसा कुछ किसी उस बच्चे के दिमाग में भी चल रहा है। उस बच्चे की एडमिशन काउंसलिंग हुई, वो बच्चा मेरे पास पढ़ता था। कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि बच्चे के दिमाग में ऐसा कुछ चल भी रहा होगा। कोई पेरेंटल प्रेशर भी नहीं दिखा, पेरेंट्स भी बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखे। जब जिस दिन बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उस दिन शाम को बच्चा मेरे को मिला। 1% भी अगर मुझे एहसास होता कि बच्चे के दिमाग में से कुछ चल रहा है, तो हो सकता है मैं उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता, हो सकता है मैं बच्चे के टीचर से बात करता, हो सकता है मैं उसके पेरेंट्स से बात करता, हो सकता है मैं उसकी पुरानी अपब्रिंगिंग, हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करता। बहुत सारे हो सकता है इस पूरी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, और आपको सुबह मालूम पड़ता है कि वो बच्चा आपके लिए एक शॉकिंग सिचुएशन है। कि जैसे एक टीचर होने के नाते, एक एजुकेटर होने के नाते, टीचर भी एक पेरेंट ही होता है बेसिकली। आप शाम को पूछते हो कि बेटा कैसा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, साइंस कैसी लग रही है, 11th क्लास में नए नए आए हो। बच्चा बोलता है सर मैथ समझ नहीं आ रहा, बाकी सब ठीक चल रहा है। चलिए बैक टू स्टोरी जाते हैं। बच्चे की जब मदर एडमिशन के टाइम पे आए, तब भी सब कुछ बहुत पॉजिटिव लगा। बच्चे की माता पिता सब समझदार परिवार, बच्चे की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिखेगी। ऐसा बच्चे के दिमाग में फील क्या हो रहा है? फिर भी ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट पे कि हम सिर्फ बच्चा ही नहीं, इस सराउंडिंग में, देश में, दुनिया में, ग्लोबल लेवल पे ये एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर दान कैसे किए जा सकते हैं, जिसके समस्याएं क्या क्या है, जिसके कारण क्या क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि क्या पता मैं इस मुहिम में 1% भी हिस्सा बन पाऊं, कि क्या पता हम इस सामाजिक परिवेश में कुछ न कुछ बदलाव लेके आ पाए। आत्महत्या, suicide is defined as an act of deliberately killing oneself. While suicidal behavior refers to behaviors ranging from thinking about suicide, planning for suicide, attempting suicide and suicide itself. ऐसे बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं जिसमें बच्चा कोशिश करता है, या कोई इंसान कोशिश करता है, जिसके अंदर इंसान, आदमी, औरत, बूढ़ा, बुजुर्ग, जवान, बच्चा, कोई भी हो सकता है, जो कोशिश करता है और अपने आप की हत्या नहीं कर पाता है, या उस कोशिश के अंदर वो सक्सेसफुल हो जाता है। जो इस टॉपिक पे हमें बात करनी क्यों जरूरी है? तो सुसाइड इज बेसिकली प्रिवेंटेबल। तो हम वीडियो में कैसे प्रिवेंटेबल है, क्या सिम्टम्स है, किसी इंसान की सुसाइड करने से पहले मेंटल स्टेट क्या रही होगी, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसके क्या सिम्टम्स है, जिसे हम फैमिली, फ्रेंड्स, सराउंडिंग्स में मदद कर सकते हैं कि कोई इंसान ये नहीं करे और हम कहीं ना कहीं एक पहिया बन पाए उसकी जिंदगी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। तो सुसाइड रेट्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड आर अ कॉज ऑफ वरी। Look at this point. India is amongst the countries with the highest number of suicides. Worldwide, every third female suicide and every fourth male suicide occurs in India. But that I don't believe in these facts, because
इंडिया इज अ कंट्री जहां पे आज भी डेटा एनालिटिक्स सही नहीं। आज भी मैं ये बोलूंगा कि हमारे भारत के अंदर कितनी सुसाइड हो रही है जिसके जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो मैं नहीं मालूम है। उसके रीजंस क्या होते हैं कि बहुत सारे केसेस पोस्टमार्टम पे पहुंचते ही नहीं है, तो कैसे मालूम होगा? बहुत सारे केसेस पुलिस में रजिस्टर्ड ही नहीं होता, कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसमें वो डेटा नहीं है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसमें कोई इंसान अपने आप खत्म हो गया और उसका कोई डेटा नहीं आने की वजह से गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स में वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, और ये डेटा हमें 1/3 और 1/4 दिख रहा है। लेकिन नहीं, ये जो एक्चुअल डेटा है वो 1/3 1/4 से कहीं ज्यादा होगा। So risk factors for suicide. There is no single cause for suicide. Suicide results from a combination of factors. हम जब सराउंडिंग में देखते हैं हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को, तो बहुत सारे कोज हो सकते हैं सुसाइड के, बहुत सारी वजह हो सकती है सुसाइड की। एक बच्चे की मेंटल स्टेट को नहीं समझना, फोर्सफुली किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करना, किसी बच्चे का इंटरेस्ट लेवल और कुछ है और उसको अननेसेसरीली किसी चीज के लिए, डेलिबरेटली किसी चीज के लिए फोर्स करना, कॉन्टिन्यूसली एक ही एक चीज पे किसी बच्चे को पोक करना, फाइनेंशियल लॉसेस, घर के कलेश, बीवी के साथ नहीं बनना, गर्लफ्रेंड के साथ इश्यूज, बीमारी, अल्कोहलिज्म, ओवर अल्कोहलिज्म, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब अगर मैं इस फैक्टर्स की बात करूं तो मैं इस पूरे बोर्ड को सिर्फ फैक्टर से भर सकता हूं कि कितने सारे रीजंस होते होंगे सुसाइड। सो अ कॉमन misconception that suicide occurs only in mental illness or is a sign of mental illness. Suicide in India has many causes other than mental illness. These include financial stress, debt, loss of jobs, business failure, or agricultural losses. Relationship stress among family members, husband, wife, in-laws, parent, children, childhood abuse, or trauma and relationship failure. Academic, exam failure, bullying, childhood abuse, school dropout, or inability to get education. Physical illness or disability. So I think these two are direct causes. These can be indirect causes. So physical illness or disability, chronic illness, pain, cancer, cost of treatment, lack of treatment, stigma due to illness like TB, etc. And depression and alcohol use are the most common mental health related issues associated with suicide in India. अब इंसान कोई अगर ड्रिंक करता है तो उसके रीजंस, जो उसका मेंटल ट्रॉमा है वो हो सकता है, उसके रीजंस फिजिकल यूज हो सकता है, उसके रीजंस मेंटल इलनेस हो सकता है, उसके रीजंस ओवर प्रेशर हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली सिर्फ इतने ही कॉजेज नहीं, जैसे मैंने भी पिछली स्लाइड पे बात की, सिर्फ इतने ही रीजंस नहीं हो सकते सुसाइड के। तो सुसाइड के बहुत सारे रीजंस हैं। किसी पर्टिकुलर इंसान ने कोई बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया और लॉस हो गया, दैट कैन बी अ रीजन। शादी हुई, बीवी से नहीं बन रही, बहुत मुश्किल से शादी हुई और बीवी से नहीं बन रही। किसी लड़की की शादी होती है और दहेज के लिए घर वाले परेशान कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से सुसाइड करता है इंसान। सो व्हाट आर द वार्निंग साइंस? इज पाथ वॉर्म? सो हम लोग इसके अंदर एक एक लेटर्स को स्टडी करेंगे कि वार्निंग साइंस क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक मेरे बच्चे के बारे में बात की, तो बेसिकली उसमें अगर थोड़ा सा डिटेल में बच्चे से डिस्कशन होता तो क्या पता ऐसा होता कि बच्चा ऐसा नहीं करता, क्या पता पेरेंट्स उस बच्चे से बात करते। ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है बच्चों के बीच में। अभी राजस्थान के अंदर कोटा में देख रहे हैं तो किस तरीके से बच्चे अपने को सुसाइड कर रहे हैं। वो एक सब्जेक्ट प्रेशर या करियर प्रेशर ही है बच्चे। पेरेंट्स को समझना होगा, आउटर सोसाइटी को समझना होगा, फैमिली मेंबर्स को समझना होगा। साइकोलॉजी सिर्फ एक कॉमन सब्जेक्ट, एक सिर्फ महज एक सब्जेक्ट नहीं है। साइकोलॉजिकल स्टेट सोसाइटल फैक्टर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें
किसी साइकोलॉजिकल स्टेट को समझना बहुत जरूरी है, उसकी आइडियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो उस एक ऐसा क्या मोमेंट आया जिसमें हम उस लाइफ को खत्म कर रहे हैं जिसमें हमें ये मालूम नहीं है कि उसके बाद की लाइफ क्या है, हमें नहीं मालूम है। इस यूनिवर्स के अंदर आज भी इतने अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक्स है कि हम नहीं डिफाइन कर सकते कि हमारी आफ्टर लाइफ क्या है। तो दैट मीन्स कि हमें नहीं मालूम है कि आत्मा अमर है नहीं है, आने वाली जिंदगी कैसी होगी, आफ्टर लाइफ क्या होता है नहीं होता है। ऐसा क्या मोमेंट है कि हम इस लाइफ को खत्म करके, इसमें कि हमें आने की सिचुएशन को पता नहीं है हमारे साथ क्या होगा, इस सिचुएशन को इग्नोर करके कि मेरे या किसी भी इंसान के या किसी भी जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है उसके इस दुनिया में नहीं होने के बाद में पारिवारिक हालात का क्या होगा, क्या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस में, फाइनेंशियल डेप्ट में है, तो क्या मरना एक सॉल्यूशन है। ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जिसपे हमें बात करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, साइकोलॉजिकल स्टेट को देखने की जरूरत है। तो what are the warning signs? Ideation, thoughts of suicide, substance use, increased or excessive alcohol drug use, purposelessness, seeing no reason for living। किसी पर्टिकुलर इंसान को जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, किसी इंसान को लगेगा कि मेरी कोई जिंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं है आगे, बच्चे का IIT नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, SSC क्लियर नहीं हुआ, RAS क्लियर नहीं हुआ, UPSC क्लियर नहीं हुआ, 10th में फेल हो गया। तो पर्टिकुलरली किसी बच्चे को नहीं मालूम कि मेरे 10th में फेल हो जाने से ये जिंदगी खत्म नहीं होती है, 10th दोबारा की जा सकती है, IIT की तैयारी दोबारा की जा सकती है। करियर के ऑप्शन सिर्फ IIT और नीट ही नहीं है, करियर के ऑप्शन सिर्फ RAS और UPSC ही नहीं है। अगर कोई बच्चा UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है तो UPSC में सिलेक्शन तो 500 होंगे, 600 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो हम 125 करोड़ की जनसंख्या के अंदर वी कैन नॉट बी तो 1000 heads, we cannot be out of this। तो ये पॉसिबल नहीं है बेसिकली। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि पर्पसलेसनेस कब बच्चा, कोई इंसान, कोई हमारी फैमिली सराउंडिंग का आदमी कब पर्पसलेसनेस फील कर रहा है कि मेरे इस दुनिया में होने का कोई फायदा ही नहीं है, मेरी आगे वाली जो आने वाली जिंदगी है उसकी कोई एग्जिस्टेंस, कोई वैल्यू ही नहीं है। एंजाइटी, एंशियसनेस, एजिटेशन, नाइटमेयर्स। कोई इंसान, कोई बच्चा सिलेक्शन नहीं हुआ, रात को घबरा के उठ रहा है, आंख बंद कर रहा है, सो नहीं पा रहा है, गुस्सा हो रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, दोस्तों के साथ नहीं जा रहा है, अपने खाना कम खा रहा है। तो there are lot of reasons which can be seen in the particular behavior of the particular person। Trapped, feeling as though there is no way out। जब हमें लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है, यही रास्ता है। जब पर्टिकुलर किसी इंसान को लगेगा कि मेरी फैमिली मदद नहीं करेगी, अब जब उसको लगता है कि मैंने इतना गलत कर दिया कि मैं निकल ही नहीं पाऊंगा सिचुएशन से। So there are hell lot of reasons behind it। Trap, hopelessness, feeling hopeless about oneself, others or the future। मुझे लगता है कि मेरा आने वाला कोई फ्यूचर की कोई महत्व ही नहीं है। Withdrawal, isolating from friends, family, usual activities and society। कोई बच्चा खुश रहता था, अब नहीं रहता, अब दोस्तों के बीच में नहीं रहता। कोई इंसान पहले जब कोई फ्रेंड्स घर पे आता था तो खुश होता था, उनको बहुत वार्मली ग्रीट करता था, अब कोई आता तो चिड़चिड़ापन दिखाता है। तो इस तरीके से जो सिम्टम्स है हम एनालाइज कर सकते हैं किसी के अंदर। एंगर, फीलिंग्स ऑफ रेज और अनकंट्रोल्ड एंगर, सीकिंग रेवेंज। ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ लाइफ के अंदर जिसकी वजह से कुछ लॉसेस हुए और उस पर्टिकुलर इंसान को ये लग रहा है कि मैं इस एंगर का कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरा, और उसके अंदर गिल्ट है अपने आप के अंदर कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन के अंदर और मुझे खुद को ही खत्म करना पड़ेगा। रेकलेसनेस, एक्टिंग विदाउट रिगार्ड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, मूड चेंजेस, ड्रामेटिक चेंजेस इन मूड, अनस्टेबल मूड। सो लाइक ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे वार्निंग साइंस हो सकते हैं जैसे हमें लगे कि इस तरीके से हम लोग इसका कोई क्योर कर सकते हैं, किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके किसी पर्टिकुलर इंसान के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। सो दीज आर द बेसिक वार्निंग साइन जिसमें हम लोग अगर कुछ कर पाए किसी के लिए तो दैट विल बी बेटर। वर्बल साइंस,
like talking about ending life, sometimes I feel like I just want to die. ये एक बहुत बहुत कॉमनली टर्म्ड सेंटेंस में बोलूंगा जब, तो इस पे प्लीज हर कोई अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि सुसाइड करने वाले लोग कहीं ना कहीं एक हिंट देते हैं बहुत बार, जिसमें मुझे वो बात करते हैं कि पता नहीं मैं क्या करूं इस जिंदगी के अंदर, मुझे लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है. तो समटाइम्स आई फील लाइक आई जस्ट वांट टू डाई. मुझे तो कभी कभी इंसान पर, मैंने बहुत रेगुलरली देखा है, ये रेगुलरली फ्रीक्वेंटली देखा है लोगों के बीच में, कि किसी बच्चे ने या किसी इंसान ने सुसाइड किया और नेक्स्ट डे हम लोग बोलते हैं कि ये मुझे बोला था उसने, ये हमने सुना था उससे. ये कॉमनली यूज्ड फिलॉसफी है, कॉमनली यूज्ड साइकोलॉजी है, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है. जो ऐसा कोई अटेम्प्ट करता है तो वो उससे पहले किसी न किसी शेयर करता है कि मुझे लगता है कि इस जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है. टॉकिंग अबाउट फीलिंग गिल्टी और हैविंग कमिटेड ए सिन. कभी कभी किसी इंसान से ऐसी गलती हो जाती है जिसमें उस इंसान को लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगा. तो देयर कैन बी अ रीजन. टॉकिंग अबाउट फीलिंग होपलेस और हैविंग नो रीजन टू लिव. कभी कभी इंसान बात करता है कि अब मेरी जिंदगी जीने कोई रीजंस नहीं है, अब क्या करूं मैं जिंदगी से, क्या करना है इस जिंदगी से, अब मैं मेरे परिवार को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, आंख दिखाने लायक नहीं रहा. तो देयर कैन बी रीजंस. टॉकिंग अबाउट फीलिंग ट्रैप्ड और अनबियरेबल पेन. टॉकिंग अबाउट बीइंग अ बर्डन टू अदर्स. बर्डन, जैसे अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले पुरानी स्लाइड में बात की कि किसी को टीबी हो गई, ऐसा कोई अनबियरेबल पेन डिजीज में हो रहा है, पैसा नहीं है किसी पर्टिकुलर क्योर को सही करने के लिए, तो भी इंसान को लगता है कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, बर्डन हूं मैं और किसी के लिए. अननेसेसरी मेरा बच्चा है वो मुझे बाजार में घूम रहा है, हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन बच्चे के पास में पैसा नहीं है, बच्चे की इतनी इनकम का सोर्स नहीं है. तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. Behavioral signs: suddenly starting alcohol use or drinking more alcohol than usual or using other substances. Being restless, agitated, getting angry easily, anxious, very worried or fearful. So these are behavioral signs. These are verbal signs. ये दोनों हमें ध्यान रखने जरूरी है. कोई भी है अगर ऐसा कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है, कुछ सोच रहा है हमारे आउटर सर्किल के अंदर, आउटर सर्किल में मैं ये बोलूंगा, फर्स्ट आउटर सर्किल इज my family, second outer circle is my society, third outer circle is my colleagues, my first point of contact. तो behavioral science है ऐसे जो बोल के नहीं बता रहा है, लेकिन हमें उसकी असेसमेंट हो जाता है उसकी पर्टिकुलर बिहेवियर करने के तरीके से ऐसा कुछ लगता है. तो so protective factors for suicide: having a good support from family, friends and colleagues, easy local availability of help providing hospitals, support from counselors and doctors, ability to resolve problems and difficulties in relationship, cultural and religious beliefs that discourage suicide. ये जनरल फैक्टर्स हैं. जैसे मैंने बात की कि हमें कोई हमारे सर्किल में ऐसा कोई दिख रहा है जिसकी कोई ऐसी कोई बीमारी है हमारे, और हमें पता है कि उसका क्योर करने के लिए फैमिली के पास पैसा नहीं है, तो हम सुसाइडल हेल्प ले सकते हैं, सोसाइटल हेल्प ले सकते हैं. इसमें सामाजिक परिवेश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं काम करती है जो मदद करती है, ऐसे बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं जो मदद करते हैं. तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी बता सकते हैं. लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है. बहुत सारे इस सोसाइटी में मालूम नहीं होता है कि क्या करें अब, तो हम एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना सकते हैं किसी का, जहाँ पे कोई एनजीओज हेल्प करे उस पर्टिकुलर क्योर को सही करने के लिए. सपोज करो कोई आपके आस पड़ोस में ऐसा गरीब परिवार है जिसके पास शादी के पैसे नहीं है. सपोज करो आपके परिवार में आसपास में ऐसा है जिसके में बच्चा पढ़ना चाहता था लेकिन उसके पास उसके फादर के पास में पढ़ाने के रिसोर्सेज नहीं है. तो ऐसे हमारे आउटर सर्किल के अंदर, फर्स्ट आउटर सर्किल के अंदर, जो कि हमारी सिटी का आउटर सर्किल है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें हम लोग सुसाइड को रोक सकते हैं थ्रू हेल्प करके. सो कैन यू हेल्प? Being a good listener, giving adequate time to the person at risk,
letting the person speak without interruption and listen to their problem attentively. ये एक ऐसी हेल्प है जिसमें कोई खर्चा नहीं आ रहा है. अभी एक रिसेंटली केस हुआ है इंडिया के अंदर, सब लोग जानते होंगे, बहुत ही न्यूज़पेपर में भी था वो. एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक बंद कमरे में एक साथ सुसाइड की. उस पूरे परिवार का एक भी आदमी नहीं बचा. हो सकता है उसमें 11 लोगों में अगर किसी एक इंसान की भी, मैं सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता था, उस 11 में से एक भी इंसान सपोर्टिव नहीं होता उस सेल्फ कमिटिंग एक्टिविटी के अंदर, जिसमें 11 दिमाग एक ही वे में सोच रहे हैं. ये एक्चुअली केस स्टडी है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है जिसमें एक ही बंद कमरे के अंदर 11 लोग सुसाइड करते हैं. तो हो सकता है कि उस 11 में से एक भी इंसान को किसी ने सुना होता, समझा होता और उनको एनलाइटन किया होता, या उनको सही कंसल्टेंसी दी होती, साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी दी होती, हेल्प की होती, उसको ढंग से सुना होता, तो हो सकता है 11 की 11 जिंदगी बच जाती. तो जस्ट बीइंग अ गुड लिसनर कैन हेल्प oneself a life. Giving adequate time to the person at risk, letting the person speak without interruption and listen to their problems attentively. इसमें हमें सिर्फ सुनना है किसी इंसान. Being non-judgmental, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. ये एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें हम अगर किसी को सिर्फ ये बोल दें, तेरे जो दिमाग में वो बोल, और मैं ये नहीं सोचूंगा कि तू अच्छा सोच रहा है बुरा सोच रहा है, सिर्फ मैं तेरे को सुनूंगा और उसके बेसिस के ऊपर से बात करूंगा, बट मैं जजमेंट नहीं करूंगा. आई एम नो वन टू डिसाइड वेदर यू आर राइट और रॉन्ग. आई विल नॉट बी जजमेंटल. आई विल जस्ट लिसन टू योर प्रॉब्लम, एंड इफ आई कैन हेल्प, इफ यू विल लिसन टू मी, आई विल हेल्प यू. So being non-judgmental is what? This is critical for intervention. It means to ensure not to judge the person using their own principles or opinions, but understand the person's viewpoint and circumstances. It is an important principle as it allows people to discuss feelings and thoughts which they may have no one else to share with. So, आपको non-judgmental होने के लिए उसकी feelings को सुनना पड़ेगा without having your opinion. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपको इस फैक्ट को इग्नोर करना पड़ेगा कि मैं क्या सोचता हूं क्या नहीं सोचता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ और सिर्फ मैं फीलिंग्स एंड थॉट्स की बात करूंगा नॉन जजमेंटल होके. ये एक बहुत बड़ी बिहेवियर साइंस है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को हम सिर्फ ये बोल के सुन लें कि तूने गलत किया, सही किया, आज तू सही है गलत है, हम कुछ माइंड नहीं करेंगे, सिर्फ आप बोलो. Being supportive and instilling hope by letting the individual at risk understand that problems can be resolved even if resolution takes some time. Building a contract by asking, will you promise me not to do anything harmful till I find help for you? So सुसाइड एक ऐसी सिचुएशन है जो हो सकता है. इवन अभी रिसेंटली एक इनफॉर्मल डिनर मैंने मेरे पूरे स्टाफ के लिए ऑर्गेनाइज किया और इनफॉर्मली हम लोग बात कर रहे थे और एक जनरल टॉपिक हमने उठाया कि हम लोग ऑलमोस्ट 100-125 मेरे स्टाफ बैठे थे और शाम को मतलब डिनर का वक्त था और मैंने स्टाफ से ऐसे ही पूछा कि ऐसा कभी हुआ है कि सुसाइड करने का मन किया हो, सुसाइड अटेम्प्ट किया हो, या मन में आया हो कि इस जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है. तो ऑलमोस्ट 1/3 लोगों ने ये बोला कि हाँ हुआ उनके साथ ऐसा. तो ये एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है. हम सबकी जिंदगी में ऐसे कोई ना कोई मोमेंट आते हैं, अगर उस पर्टिकुलर मोमेंट को हम स्किप कर दें तो ये जिंदगी एक बहुत सुंदर पहलू हो सकती है. तो बीइंग सपोर्टिव एंड इंस्टिलिंग होप,
अगर हम किसी को ये बोल दें कि जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा, तो सिर्फ 2 शब्द, चिंता मत कर, सब सही होगा, सिर्फ ये 2 शब्द किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। हम सिर्फ इतना बोले कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सही करने के लिए इतना ही टाइम लगेगा, ये सब सही हो जाएगा, इससे हम किसी पर्टिकुलर इंसान को बचा सकते हैं। बिल्डिंग ए कॉन्ट्रैक्ट by asking, will you promise me not to do anything harmful till I find some help for you in the nearby future? तो जैसा कि मैंने बात की कि हम सिर्फ अगर खुद नहीं हेल्प कर पाए और अगर हेल्प को सोर्स कर पाए तो भी हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। So are you feeling the same? मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर ये क्वेश्चन रेज करने की जरूरत है कि आर यू फीलिंग द सेम? सो डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द सुसाइडल थॉट्स बाय इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन एक्टिविटीज दैट आर प्लेजरेबल और होल्ड पर्सनल मीनिंग। एग्जांपल्स आर पेंटिंग, ड्राइंग। तो बेसिकली अगर हम किसी इंसान को, सपोज कीजिए किसी को पेंटिंग एंड ड्राइंग पसंद है और हमने उसको नीट आईआईटी की तैयारी के लिए लगा रखा है और हमें लगता है कि ये मेंटल प्रेशर में, तो हम को उनकी किसी एक्टिविटी में अगर इंक्लूड कर देंगे तो क्या पता वो एक पर्टिकुलर मोमेंट कोई इंसान स्किप कर दे। फिजिकल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग और एक्सरसाइजिंग कैन इंप्रूव मूड। राइट डाउन योर थॉट्स इन अ डायरी। रिपीट टू योरसेल्फ, आई हैव प्रॉमिस्ड नॉट टू हर्ट माई सेल्फ। कॉल योर क्लोज फ्रेंड टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। कॉल एंड टॉक टू अ काउंसलर। कॉल ए सुसाइड और क्राइसिस हेल्पलाइन। मैं हर किसी को बोलूंगा, जो भी मेरा व्यूअर यहाँ पे देख रहा है, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग, मेल, फीमेल, बूढ़ा, बुजुर्ग, जवान, बच्चा, अगर कुछ भी ऐसा फील कर रहा है तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पहले तो डाइवर्ट करने की कोशिश करे, दूसरा कंसल्ट करे। अगर आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं तो उनसे कंसल्ट करो, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नहीं है तो कॉलीग्स से कंसल्ट करो, उनसे नहीं कर सकते तो आप एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर से कंसल्ट करो जो कि 100% आपके बारे में मान्यता नहीं बनाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल जो काउंसलर है वो ये नहीं सोचेगा कि आपके अंदर बैठा इंसान कैसा है। एटलीस्ट अगर इन सबको आप इग्नोर करते हो तो काउंसलर से जरूर बात करो कि जो आपकी मेंटल स्टेट है तो किस कारण है और इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। इंडिया इट अलार्मिंग सिचुएशन। पीपीटी को स्टार्ट होने से पहले भी मैंने बोला था कि जितने भी फैक्ट्स हैं इंडिया के वो 100% जेन्युइन नहीं हो सकते, वो 100% रजिस्टर्ड केसेस नहीं है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पहुंचती नहीं है, रजिस्टर्ड होते ही नहीं है, थानों में केस दर्ज नहीं होते हैं, तो वो हम कैसे काउंट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप मैंने ये पीपीटी बनाने से पहले ये फैक्ट्स सोचे नहीं थे कि इस तरीके के फैक्ट्स हमारे इंडिया के अंदर सामने आएंगे। और दूसरा एक फैक्ट और मेरे सामने आया। पहले मुझे लगता था कि इलिटरेट आदमी, गरीब आदमी या ऐसा इंसान जिसके पास कोई हेल्प नहीं है वो ऐसा करता होगा, लेकिन अगर मैं इसको पूरे को देखूं, स्टेट यूटिलाइज मेजर परसेंटेज शेयर ऑफ सुसाइड इन स्टेट्स ड्यूरिंग 2022। उत्तर प्रदेश, जिसमें हमारे भारत का ऑलमोस्ट 20-22% युवा रहता है, उसके 3.5% सुसाइड फैक्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र 13.5%, तमिलनाडु 11.5%, मध्य प्रदेश 9.1%, वेस्ट बंगाल 8.2%, कर्नाटका 8%, तेलंगाना 6%, केरला 5.8%। तो अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, 81% जो सुसाइड केस हैं वो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिर्फ 11 स्टेट से। 81% केसेस, मतलब 100 में से 81 लोग जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं वो 11 स्टेट से। और अगर आप इन 11 स्टेट्स को देखोगे, 11 स्टेट्स को आप देखोगे, ऑलमोस्ट
वो स्टेट्स हैं जिनमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, बिजनेसमैन ज्यादा हैं, समझदार लोग ज्यादा हैं। बाकी 19% इसमें वो सारे रिमेनिंग स्टेट से आते हैं। नंबर ऑफ सुसाइड्स इन डिफरेंट स्टेट्स, महाराष्ट्र 22,000, गुजरात 8,700, कर्नाटका 13,000, तमिलनाडु 18,000, आंध्र प्रदेश 8,000. So this is something alarming situation. Something alarming situation. आप अगर इसको देखोगे, बिहार को निकाल दो, सिक्किम निकाल दो, अरुणाचल प्रदेश निकाल दो, इन सबको भी हटा दो, तो दिस इज अ अलार्मिंग सिचुएशन। सिर्फ इस पार्ट को ऑलमोस्ट 66% ऑफ इंडिया, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 90% सुसाइडल केस आएंगे। तो दिस इज एक्चुअली अलार्मिंग सिचुएशन। रीजंस बिहाइंड सुसाइड्स इन इंडिया: फैमिली प्रॉब्लम्स 33.2%, गृह कलेश, इलनेस 18.6%। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिक एडिक्शन, मैरिज रिलेटेड इश्यूज, लव अफेयर्स, बैंक्रप्सी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनलिज्म, करियर प्रॉब्लम, डेथ ऑफ डियर पर्सन, पॉवर्टी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फेल इन एग्जामिनेशन। सो दिस इज अ स्टूडेंट रिलेटेड फैक्ट। तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आप ये देखोगे ऑलमोस्ट 50% जो केसेस हैं, 50% फैमिली प्रॉब्लम्स या बीमारी की वजह से। बीमारी जहां पे मदद नहीं मिली, पैसा नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, क्योर करने वाला नहीं था, फाइंडिंग्स नहीं थी, रिपोर्ट के पैसे नहीं थे, मेडिसिन के पैसे नहीं थे, घर परिवार के पास पैसे नहीं थे, क्लोज रिलेटिव ने हेल्प नहीं की, किसी ने मदद करने के लिए नहीं आया। फैमिली प्रॉब्लम्स तो अनलिमिटेड है, मतलब उसके इतने सारे फैक्टर्स हैं कि हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करें। So crisis in the education sector. Percentage share of suicide victims by educational status during 2022. तो आप इसको देखोगे, मैट्रिकुलर सेकेंडरी लेवल पे जो बच्चा 12th पास हो चुका है 24%, हायर सेकेंडरी लेवल पे 16%, नो एजुकेशन 11%, प्राइमरी लेवल 15%। ये अगर लेवल आप देखोगे, क्योंकि मैं स्टेट नॉट नोन को भी इसके अंदर ही डालूंगा, ये आप देखोगे अगर, तो इसमें आप देखोगे मोर देन 55% जो केसेस हैं वो 10th की क्लास के बाद के केसेस। दैट मीन्स कि बच्चा 17-18 साल का हो गया, वो उसके पास वोटिंग राइट्स है, लेकिन उसके पास थिंकिंग राइट्स नहीं है। उसको करियर बिल्डिंग प्रेशर इतना ज्यादा है फैमिली की तरफ से कि 55% के जो केसेस हैं वो 10th के बाद के, इसमें बच्चे के ऊपर करियर प्रेशर इतना ज्यादा है, सब्जेक्ट प्रेशर इतना ज्यादा है, पेरेंट्स समझते ही नहीं है कि हमारा बच्चा ड्राइंग और स्किल्ड या दूसरी स्किल एजुकेशन में जाना चाहता है, वो नीट आईआईटी में नहीं जाना चाहता। पेरेंट्स समझता ही नहीं है कि वो आर्ट्स के लिए बना हुआ बच्चा है, वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, वो जियोग्राफी पढ़ना चाहता है, वो साइंस बायोलॉजी नहीं पढ़ना चाहता है। पेरेंट्स समझते ही नहीं है कि वो यूपीएससी नहीं करना चाहता, वो बिजनेस करना चाहता है। तो देयर आर हेल लॉट ऑफ नॉन फैक्टर्स व्हिच वी आर इग्नोरिंग, व्हिच अ पर्टिकुलर पेरेंट इज इग्नोरिंग, व्हिच अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पेरेंट इज फोर्सिंग। सो एटलीस्ट हमें समझना होगा। अब देखो इस फैक्टर को, 55% एजुकेशन के जो केसेस हैं वो 10th के बाद के, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है। क्यों? क्योंकि एक 17-18 साल का बच्चा कैसे इस बर्डन को हैंडल कर पाएगा? 16 साल का बच्चा कैसे डिसाइड कर पाएगा कि वो अगर डॉक्टर नहीं बना तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो अपना अच्छा बिजनेस भी कर सकता है, वो अच्छा फार्मासिस्ट हो सकता है, वो अच्छा मैन्युफैक्चरर हो सकता है, वो एक सिविल सर्वेंट अच्छा हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि वो डॉक्टर ही बन के ही अपना करियर बनाता। तो ये पेरेंट्स को समझना होगा, इसकी काउंसलिंग पेरेंट्स को इंपॉर्टेंट वे में करनी होगी।
हमें उस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल स्टेट को समझना होगा कि किस चीज के लिए। सचिन तेंदुलकर को अगर डॉक्टर बनाया गया होता तो वो नहीं कर पाता। अमिताभ बच्चन को अगर डॉक्टर बनाया गया था तो वो नहीं कर पाता। सौरव गांगुली अच्छा नहीं कर पाता। हर किसी इंसान की एक पर्टिकुलर ट्रेट होता है। इवन मैं हमेशा एक थ्योरी में बोलता हूं कि हम आउट ऑफ 100 5 90 थ्योरी में मैं बिलीव करता हूं 5% ऑफ दो स्टूडेंट्स और चाइल्ड जिसको आप रिसोर्सेज दो नहीं दो, पढ़ाओ मत पढ़ाओ, वो सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी पे भी डेवलप हो जाएंगे। वो गांव के स्कूल में भी पढ़ के बड़ा हो जाएगा, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी अच्छा कर लेगा, वो बहुत कम रिसोर्सेज के अंदर भी अपने आप को कर लेगा। वो 5% बच्चे हैं। 5% बच्चे वो हैं जिनका किसी भी तरीके के रिसोर्सेज तो वो नहीं कर पाते हैं। वो बोर्न अगर उनके साथ कुछ, बट 90% जो बच्चे हैं आउट ऑफ 100, जो 90 बच्चे हैं, उनको एनलाइटनमेंट की जरूरत होती है। अगर आप उनसे किसानी करवाओगे तो वो अच्छा किसान बनेगा। अगर आप उनको अच्छा इंजीनियर बनाओगे तो वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनाओगे डॉक्टर बनेगा। बट हमें उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए बिहेव करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की असली जरूरत क्या है, बच्चे का असली टेस्ट क्या है, बच्चा अपने करियर में क्या करना चाहता है और उसके करियर के लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या हम उसके लिए अच्छा कर सकते हैं। ये पेरेंट को समझना होगा। 15, 16, 17, 18 साल का बच्चा नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसके करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। अगर उसने एक करियर ऑप्शन के अंदर उसने अच्छा नहीं किया तो अगला करियर सूटेबल ऑप्शन उसके लिए क्या है, ये पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी जिसके ऊपर मैं ये बोलूंगा कि मोर देन 55% बच्चे 10th के बाद में ऐसा स्टेप उठाते हैं। तो उसमें पेरेंट्स को ही हमें हेल्प करनी पड़ेगी कि बच्चे की साइकोलॉजिकल स्टेट को समझते हुए हम उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसका करियर बिल्ड करें। तो ये सारी न्यूज क्लिपिंग्स आप रेगुलरली अखबार में देखते हैं, रेगुलरली ये सब चीजें चलती है। इन द लास्ट मैं यही बोलूंगा मेरे जितने व्यूअर्स हैं कि मैक्सिमम इन चीजों को शेयर करें, मैक्सिमम अपने परिवार की हेल्प करने की कोशिश करें, अपने बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करें, अपने नियर एंड डियर वन की हेल्प करने की कोशिश करें। कि हम इस फैक्टर को इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मिनिमलाइज करने में हेल्प जरूर कर सकते हैं। हम एक सोर्स जरूर हो सकते हैं, किसी के बर्डन को कम कर सकें। हम सोर्स जरूर हो सकते हैं, किसी को सुन सकें। हम किसी न किसी की वैल्यू लाइफ में कुछ न कुछ एड ऑन वैल्यू तो ऐड कर ही सकते हैं। क्या पता एटलीस्ट हमें बाद में ये नहीं सोचना पड़े कि नहीं मैं ये कर सकता था, काश मैं ये कर पाता। तो सब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस चीज पे विचार करें और हर किसी की मदद करने की कोशिश करें। और आओ हम सब मिलके एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो सच में अननेसेसरीली कर्म कांडों और फालतू चीजों से हटके एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी बनाए और इन सब चीजों से हटके कुछ अच्छा कर पाए समाज के।